हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट सेम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एम्ब्रियोफाइटा। उसकी दो कैटेगरी थी, पहला था थैलोफाइटा, दूसरा था एम्ब्रियोफाइटा। तो स्टूडेंट, थैलोफाइटा में थैलस टाइप का प्लांट था जिसमें लीफ स्टेम कुछ भी डेफिनेट नहीं था, जो हमें पता नहीं चल रहा था ये प्लांट है या कुछ और दूसरी कैटेगरी क्या थी? एम्ब्रियोफाइटा। तो एम्ब्रियोफाइटा यानी एम्ब्रियोफाइटा कैरेक्टर जो था वो क्या था कि वहां पर भ्रूण का विकास हो रहा था, जबकि वहां पर जो थैलोफाइटा है उसमें भ्रूण का विकास नहीं हो रहा था। तो ये क्या हो गए? दो कैटेगरी डिवाइड थी प्लांट्स की। तो जिनमें से एम्ब्रियोफाइटा हम लोगों ने लास्ट में पढ़ रखा है, तो उसके कैरेक्टर क्या थे कि उसमें भ्रूण बन रहा था और प्लांट्स कैसे थे? ग्रीन कलर के थे। दूसरी चीज, समानुतक पाए जा रहे थे। पीढ़ी एकांतरण का मतलब दो जनरेशन होती है, गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो गैमेटोफाइट क्या था? वो भी अपने प्रॉपर टाइम पे आ रहा था और स्पोरोफाइट भी अपने प्रॉपर टाइम पे आ रहा था। तो वो क्या था? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये दोनों पीढ़ियां होती हैं कि एक टाइम पे ये आएगी, एक टाइम पे वो आएगी। तो वहां पर क्या पाया जा रहा था? दोनों चीजें बराबर पाई जा रही थी, यानी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ये दोनों चीजें हो गई, प्लस वहां पर समानुतक यानी जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट थे। ये चीजें हो गई थी हम लोग की। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या बोला गया था? प्लांट जगत का यानी पादप जगत का क्या बोला गया था? उभयचर। क्योंकि उभयचर का मतलब क्या होता है? जो जमीन और जल यानी स्थल और जल दोनों में निवास करते हैं। तो पहला प्लांट कौन सा आया यहाँ पर? उभयचर, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या जाना जाता है? प्लांट पादप जगत का उभयचर पौधा। ये हो गई बात हम लोग की ब्रायोफाइट्स की। और ये पाए कहाँ जाते हैं? नमी और छायादार वाले स्थानों में पाए जाते हैं, यानी नमी वाले स्थानों में हम लोग उनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। दूसरी चीज क्या थी कि नेक्स्ट क्या था? उसको हम लोगों ने जो टेरोफाइटा था, ब्रायोफाइटा के बाद जो संघ था उसको फिर से डिवाइड किया गया था। तो साइलोप्सिडा पहला उसका उपसंघ था, जिसमें से क्या पढ़ना है हम लोग? केवल तने में समानुतक पाए जाते हैं। यानी इसकी जो स्पेशलिटी होगी वो क्या होगी? तने में ही समानुतक। समानुतक तो पूरे प्लांट में पाए जाने चाहिए। यानी एक क्या होता है? लीफ में पाया जाता है, एक रूट में। यानी एक क्या करता है? जल का संबंध करता है, दूसरा क्या करता है? भोजन का संबंध करता है, जो कब मिलता है? प्रकाश संश्लेषण के बाद। तो क्या करेगा? यहाँ पर कह रहा है केवल तने में समानुतक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लीफ में नहीं पाए जाएंगे, बस स्टेम में ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? जड़ पत्ती अनुपस्थित है। यहाँ पर किसी प्रकार की जड़ और पत्ती नहीं पाई जा रही, वो एब्सेंट है बीजाणुधारी शाखा के अग्रभाग में। यानी यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ब्रांच मान लो ये ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगी उसकी? बीजाणुधानी, जहाँ पर क्या पाए जाएंगे? खूब सारे सीड्स पाए जाएंगे। तो ये सबसे आगे वाली ब्रांच, जो ब्रांच होगी सबसे आगे वाले पार्ट में क्या बनेगी? बीजाणुधानी, जहाँ पर क्या कलेक्ट हो जाएंगे? यहाँ पर सीड्स। उसके बाद क्या था? इसका एग्जाम्पल क्या? मेरिस्टेरिस और साइलोटर। ये क्या होगा इसके एग्जाम्पल? तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या था? उपसर्ग लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में क्या पाया गया? जड़, तना, पत्ती उपस्थित है। साइलोप्सिडा में क्या थे? एब्सेंट थे, जड़ और पत्ती। लेकिन लाइकोप्सिडा में क्या है? दोनों चीजें यानी जड़, तना, पत्ती सब कुछ प्रेजेंट है। पत्तियां कैसी बताई गई है? बहुत ही छोटी बताई गई हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है? फिलाजिनेला लाइकोपोडियम। क्या? फिलाजिनेला लाइकोपोडियम। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? स्नैपसीडा। स्नैपसीडा में क्या था? जड़, तना, पत्ती उपस्थित थे। केवल साइलोप्सिडा में क्या है? अनुपस्थित है। लाइकोप्सिडा में प्रेजेंट है और स्पिनोप्सिडा में भी प्रेजेंट है। और कह रहा है पत्तियां छोटी हैं, जो कि इसमें भी वलयाकार है। वलयाकार का मतलब ये होगा कि अगर किसी प्लांट की बात करें तो पत्तियां उसकी कैसी हो जाएंगी? ऐसी ऐसी घूम जाएंगी। ऐसे करके वहां पर लीफ पाई गई थी। इसको क्या बोलेंगे? वलयाकार है, घूम जाती है, एक वलय के फॉर्म में मुड़ जाती। तो पत्ती कैसी हो गई? वलयाकार हो गई। नेक्स्ट है कि इसको हॉर्स टेल्स भी कहते हैं। किसे? स्पिनोप्सिडा टाइप के जो प्लांट होते हैं तो उनकी कैरेक्टर क्या है? जड़, तना, पत्ती तो उपस्थित है, पत्ती छोटी है प्लस वलयाकार है। और एक कैरेक्टर इसका ये होता है कि इसका जो स्टेम होता है बहुत ही रफ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? सिलिका जो होती है वो जमती रहती है और एक टाइम के बाद जो स्टेम होता है बहुत ही खुरदरा प्रतीत होता है छूने पे। और इस प्लांट को क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? इक्विसिटम कैलेमाइटिस। क्या है? इक्विसिटम कैलेमाइटिस। नेक्स्ट क्या था? उपसंघ टेरोप्सिडा। इसका क्या था कि पत्तियां इसकी बड़ी
वलय के आकार की घूम जा रही थी। इसमें क्या है, पत्तियां बड़ी हैं और संवहन ऊतक कैसे हैं, जटिल है। कहीं पर नहीं पाए जा रहे हैं, कहीं पर पाए जा रहे हैं तो तने में पाए जा रहे हैं, कहीं पर पाए जा रहे हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वहां पर होता जा रहा है। धीरे धीरे करके क्या बना देंगे, ये एक डेवलप प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, तब जाके उनकी क्लासेस और फाइलम अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो संवहन ऊतक थे वो थोड़े थोड़े जटिल होना स्टार्ट हो गए थे। अब सेरोप्टेरा को फिर से डिवाइड किया गया, किसमें, वर्ग फिलीसिनी, वर्ग अनावृत बीजी, वर्ग आवृत बीजी। किसमें किसमें, टेरोप्टेरा को वर्ग फिलीसिनी, वर्ग अनावृत बीजी, वर्ग आवृत बीजी। फिर आवृत बीजी को फिर से 2 क्लास में डिवाइड किया गया है कि उपवर्ग एक बीजपत्री, उपवर्ग द्विबीजपत्री। क्या पढ़ा हम लोगों ने कि उपसर्ग साइलोप्सिडा की बात करेंगे तो क्या था, केवल तने में संवहन ऊतक पाए जाएंगे, जड़ और पत्ती एब्सेंट होगी, वहां पर नहीं पाई जाएगी। बीजाणुध्वनि शाखा के बिल्कुल आगे वाले हिस्से में बनेगी, जिसके एग्जाम्पल क्या है, मेसिप्टेरिस, साइलोटा। क्या है, मेसिप्टेरिस और साइलोटा। नेक्स्ट है कि लाइकोप्सिडा। इसके कैरेक्टर क्या थे कि जड़, तना, पत्ती प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। पत्तियों का आकार कैसा, बहुत छोटा है। इसके एग्जाम्पल फिलाजिनेला और लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्या था, उपसर्ग स्नैप्सिडा, जिसमें जड़, तना, पत्ती प्रेजेंट है। पत्ती कैसी है, छोटी है लेकिन कैसी, वलय के आकार में घूम जा रही है। नेक्स्ट क्या है, तना खुदरा है, क्यों, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे सिलिका का डिपोजिशन होता जाता है और वो टच करने में बहुत ही रफ प्रतीत होता है। इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल्स बोलते हैं। इन सारे कैरेक्टर को क्या बोल रहे हैं, हॉर्स टेल्स। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इक्विसिटम कैलेमाइटिस, इक्विसिटम कैलेमाइटिस। फिर क्या है, उपसर्ग टेरोप्सिडा, जिसमें क्या कैरेक्टर था कि पत्ती इसकी कैसी है, बड़ी है और संवहन ऊतक कैसा है, जटिल है। जिसके बाद क्या होगा, जो प्लांट्स आएंगे वो उनके जो संवहन ऊतक होंगे वो धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे। अब टेरोप्सिडा को फिर से डिवाइड किया, किसमें, वर्ग फिलीसिनी, वर्ग अनावृत बीजी, वर्ग आवृत बीजी। किसमें किसमें, वर्ग फिलीसिनी, वर्ग अनावृत बीजी, वर्ग आवृत बीजी। अब वर्ग आवृत बीजी की बात करें तो फिर से डिवाइड किया गया 2 क्लास में, उपवर्ग एक बीजपत्री, उपवर्ग द्विबीजपत्री। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो आपको लर्न नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। आप इसी से आप कर सकोगे कौन सा कैरेक्टर इसमें पाया गया था। सो क्लास, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will continue our chapter क्या हमारे आसपास के पदार्थ छूते हैं। इन दिस चैप्टर, इसके पहले हम लोग सेपरेशन टेक्निक ही पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेपरेशन टेक्निक बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या था कि जब 2 ठोस आपस में मिक्स हो गए हों तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, जब एक ठोस और एक द्रव का मिश्रण हो तब हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, या फिर जब एक या एक से अधिक द्रव मिल गए, ठीक है, 2 ठोस मिले हुए मिक्सचर हो, एक ठोस एक द्रव वाला मिक्सचर हो, या फिर, ठीक है, एक ठोस एक द्रव वाला मिक्सचर हो, या फिर दोनों के दोनों या 2 से ज्यादा द्रव वाले ही मिक्सचर, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था आपका। पहला, जब ठोसों का मिश्रण हो, जब एक ठोस एक द्रव का हो, या जब एक से ज्यादा द्रवों का ही मिश्रण हो, ठीक। तो हमने सबसे पहले ये डिस्कस कर लिया था 2 ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। इसमें हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले अगर 2 ठोस मिले होंगे तो उसको पृथक्करण की सबसे पहली विधि क्या थी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है बेटा कि मान लीजिए 2 ठोसों का मिश्रण है, ठीक है, उसको आपने क्या किया, 2 ठोसों के मिश्रण को आपने गैस पर रख दिया, हीट पे रख दिया। और ऊर्ध्वपातन वाले केस में क्या है कि कोई भी सॉलिड, कोई जो ठोस होता है बेटा, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाता है। ये प्रक्रिया होती है किसकी, ऊर्ध्वपातन की। तो इसमें क्या है, जो भी आपका मिश्रण है उसमें एक कोई जो है कंपोनेंट जो है, एक कोई घटक जो है वो ऊर्ध्वपातन वाला होना चाहिए, सब्लिमेटिंग मटेरियल होना चाहिए, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जो भी आपका सॉलिड मटेरियल है उसको आप हीट करेंगे। हीट करने में जो भी आपका सब्लिमेटिंग मटेरियल होगा, यानी जो ऊर्ध्वपातन वाला होगा, वो ठोस होता ही है क्योंकि मिश्रण आपका ठोस है। वो ठोस से बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा गैस में बदल जाता है और उस गैस को आप इकट्ठा कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। जब वो गैस ठंडी होगी, जब वो वाष्प उसकी ठंडी होगी तो फिर से आपका ठोस का रूप ले लेती है और वो सेपरेट हो जाता है। मान लीजिए आपने पूरे मिक्सचर को 2 ठोस मिला दिए। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, आयोडीन ले लिया,
ठीक है, आयोडीन के साथ आपने क्या लगा दिया, नमक लगा दिया। आयोडीन भी सॉलिड और नमक भी सॉलिड, दोनों का मिश्रण ले लिया, इन दोनों को मिला करके आपने गर्म करना स्टार्ट किया। तो आयोडीन क्या है, सब्लिमेटिंग मटेरियल है। ठीक, आयोडीन सब्लिमेट होने लगेगा और जो इसके वेपर निकलेंगे, जो इसकी वाष्प निकलेगी, उसको आप क्या करना, कलेक्ट कर लेना किसी कंटेनर में, किसी वेसल में। और जब आप कलेक्ट कर लोगे, जब वो वाष्प उसकी ठंडी हो जाएगी ना, यू विल सी कि सॉलिड आयोडीन आपकी अलग हो गई और नमक तो आपको फिर सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन की वाष्प अलग होगी, बचेगा उसमें क्या, नमक ही तो बचेगा। तो ये तरीका है ऊर्ध्वपातन का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण भी इसी तरीके से अलग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl, ये भी बेटा एक सब्लिमेटिंग मटेरियल होता है। इसकी भी वाष्प को जब आप इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो अल्टीमेटली सॉलिड में चेंज हो जाएगी। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक्करण समझ में आ गया। उसके बाद देखो उपयुक्त विलायक के द्वारा पृथक्करण। इसमें क्या बताया था हमने कि उपयुक्त विलायक, मान लीजिए कोई मिक्सचर आपका ऐसा है, मिश्रण है जो ठोस है, उसमें क्या है, एक कोई कंपोनेंट आपका डिसॉल्व होने वाला है किसी चीज में। ठीक है, मान लीजिए चीनी ले ली थी आपने और उसी में बालू मिला दी थी। चीनी और बालू को आपने अब सेपरेट करना है, मिल गई। अब सेपरेट कैसे करें, तो क्या होगा कि चीनी क्या है, पानी में घुल जाती है, बालू नहीं घुलती है। तो आप पूरा मिक्सचर लीजिए, उसको एक बीकर में डालिए और सब पानी डाल दीजिए। पानी डाल के उसको घोलना स्टार्ट कीजिए। घोलना स्टार्ट करेंगे तो घुलेगा क्या, वो चीज घुलने वाली, बालू तो घुलती नहीं, चीनी घुल जाएगी। ठीक है ना, क्या होगा कि चीनी आपकी घुल गई और बालू नीचे बैठ गई, सेटल डाउन हो गई। तो इससे क्या हुआ, उपयुक्त विलायक के द्वारा पृथक्करण, जब आप उस पानी को हटाएंगे, उस पानी को फिल्टर करेंगे, छान लेंगे, तो बचेगा क्या, चीनी अलग हो जाएगी, बालू नीचे अलग हो जाएगा, आपका मिश्रण सेपरेट हो गया। ठीक, तो उपयुक्त विलायक द्वारा सेपरेशन समझ में आया। उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण एज यू ऑल नो, चुंबक क्या करता है, लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। तो इसके लिए मिश्रण आपका कैसा होना चाहिए, लोहे वाला, उसमें कुछ लोहे के कण मिले होने चाहिए। यानी कि मान लो किसी ने लोहे की छीलन में क्या मिला दी थी, सल्फर, गंधक। लोहे की छीलन ले ली थी और उसमें गंधक मिला दी। ठीक, तब इसको कैसे अलग करेंगे, हम क्या करेंगे, एक प्लेट में ले लेंगे ये वाला मिश्रण, लोहे की छीलन और गंधक का, और उसके ऊपर से जो चुंबक होता है, जो मैग्नेट होता है, उसको ऐसे घुमाएंगे। तो जो भी लोहे के पार्टिकल होंगे, क्योंकि चुंबक क्या करेगा, लोहे को आकर्षित करेगा, तो जो भी लोहे के पार्टिकल्स होंगे वो चुंबक के साथ आके चिपक जाएंगे। जबकि सल्फर तो मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं, चुंबकीय पदार्थ है नहीं, तो सल्फर उस प्लेट में ही रखा रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, एक चीज आपकी अलग हो जाएगी और एक चीज उसी में बची रहेगी। तो ये हो गया दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण, जिसकी 3 विधियां हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक ठोस और एक द्रव के मिश्रण का पृथक्करण। इसकी आउटलाइन में कई सारे प्रोसेस हैं, इसको अभी हम ऐसे ही आउटलाइन वाले प्रोसेसिंग की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद इसका 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले देखिए आप छान। जब एक ठोस और एक द्रव आपस में मिले होंगे, तो सबसे पहला तरीका आप क्या करेंगे, छान कर। जैसे मान लो एक ठोस एक द्रव का एग्जाम्पल, जैसे मान लो पानी है, द्रव के लिए आपका पानी हो गया और ठोस के लिए आपका बालू हो गया। ठीक है, पानी में जल में बालू मिली हुई है, तो आप क्या करेंगे, जल में बालू मिली हुई है, उसको आपको पृथक करना है, तो क्या करेंगे, छन्नी लाकर छान देंगे। बालू आपकी अलग हो जाएगी और पानी आपका अलग हो जाएगा। एक ठोस एक द्रव, ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, मिश्रण अलग हो गया। समझ में आएगा। इसके बाद देखो क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है बेटा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो भी आपका सॉलिड होता है, जो भी ठोस होता है, ठीक है, पहले उसको पानी में घोलते हैं और ठोस की अमाउंट ज्यादा लेते हैं, पानी की अमाउंट कम लेते हैं। जैसे कि हम इसको कहते हैं कि हम संतृप्त विलयन बनाते हैं। संतृप्त विलयन में क्या होता है कि जो भी आप चीज घोल रहे होते हैं, जिस भी चीज का आपको सोल्यूशन बनाना होता है, वो ज्यादा रखी जाती है, गाढ़ा विलयन रखा जाता है। तो संतृप्त विलयन बनाते हैं क्रिस्टलीकरण करने के लिए। तो सॉलिड को आपने पानी में थोड़ी सी अमाउंट पानी लेनी है, पानी का लेना है, और जो सॉलिड है, जो ठोस है, उसकी अमाउंट ज्यादा लेनी है और घोलना है। घोलने के बाद क्या करेंगे, आप उसे हीट करना स्टार्ट करेंगे। हीट करना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे सोल्यूशन और धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। गाढ़ा होते होते उसका जो भी पानी है वो इवेपोरेट होता जाएगा। ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा तो जो एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी उसमें बिल्कुल बचेगा ही नहीं और वो सॉलिड के ही पार्टिकल बच जाएंगे। उसको तब आप उस टाइम पे क्या करेंगे, हीटिंग बंद कर देंगे, बिल्कुल गाढ़ा सा वो बचेगा, जो भी बचेगा आपका पेट्रो डिश पे, उस टाइम पे हीटिंग बंद कर देंगे और उसको उठा के ऐसे खुले में रख देंगे। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 4 आवर्स 5 आवर्स, और कभी कभी क्रिस्टल बनने में 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं, उसे डार्क में रखना पड़ता है। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्रिस्टल किस तरीके की बन जाए। ठीक है ना।
है वो बच जाता है। जैसे पानी में क्या है, नमक घोल दिया और नमक घोलने के बाद ठीक है क्या किया, गैस पर रख दिया। गैस पे रखने के बाद क्या हुआ कि पानी जो था वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो गया और जो बर्तन में सारा पानी इवेपोरेट होने के बाद नीचे कुछ सॉलिड बचेगा, वो आपका नमक होगा। सो दैट इज द वाष्पीकरण। या आप कह सकते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है ना, बड़े बड़े से स्विमिंग पूल वगैरह में भर के रख दिया जाता है, और सनलाइट जो होती है, क्योंकि वाष्पीकरण में क्या है कि आपको हीट बॉयल नहीं करना है वाटर को, ठीक है, पानी को बॉयल नहीं करना होता है, तो सनलाइट की वजह से क्या है पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाता है और लास्ट में क्या बचता है, वो जो सॉलिड बचा होता है वो आपका नमक ही होता है, लवण होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो है आपका वो है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेटिंग अपकेंद्रीकरण की मशीन आती है, उसमें मिश्रण जो भी होता है मिश्रण उसको डाल करके बहुत तेजी से वो घूमती रहती है। उससे क्या होता है कि जो भी आपका सॉलिड कंपोनेंट है वो अलग हो जाता है। जैसे मान लो दूध डाल दिया सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन में और दूध कस कस के घूमने लगा बहुत तेजी से, तो क्या होता है कि दूध से फिर क्रीम ऊपर आ जाती है, अलग हो जाती है और लिक्विड आपका बचा रह जाता है। तो दूध से क्रीम का जो पृथक्करण है वो अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि कलर्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी समझ लीजिए क्रोमा मतलब कलर, और क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कलर्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आसमान विधि में क्या होता है कि लिक्विड आपका क्या है पहले इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी जो वेपर्स है उसको कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने के बाद वो जो वेपर्स ठंडी हो जाएंगी कंडेंसर के थ्रू, तो जो बचेगा वो आपका डिस्टिल्ड वाटर। जब वेपर्स आपकी ठंडी हो गई तो वही जो पानी बना, वेपर्स का जो पानी बना वो आपका डिस्टिल्ड वाटर कहलाएगा, वही है आपका प्रोसेस जो है वो डिस्टिलेशन कहलाता है। तो मैंने आपको बताया दो ठोस के मिश्रण का पृथक्करण कैसे करेंगे, एक ठोस से द्रव के मिश्रण का पृथक्करण, इन सारी हेडिंग्स के आंसर करेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। इस सारे टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, इसको 1 by 1 अभी नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा था कि बाइनरी में कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है और कैसे डिवीजन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आपका लॉजिक गेट्स वर्क करते हैं। आप लोगों को पता है कि कोई भी कंप्यूटर होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अगर हम लोग बात करें इनपुट डिवाइसेस की तो हम लोग जनरली कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर इनका यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें प्रोसेस की तो प्रोसेस हमारा करता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है कि आपका जो डेटा है उसको प्रोसेस करे और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट है, जो इंफॉर्मेशन है उसको आउटपुट के रूप में दिखाए स्क्रीन पर या प्रिंट कराए। तो हम लोग बात करते हैं आज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स की। तो ये होते हैं एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। अगर हमें दो संख्याओं को ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पर सर्किट्स होते हैं, हाफ एडर, फुल एडर। और अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। अगर हमें दो संख्याओं को कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो डिफरेंट बिट्स पे वर्क करते हैं। 16 बिट कंपैरेटर, 32 बिट कंपैरेटर, 64 बिट कंपैरेटर। तो ये सब क्या है, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एएलयू। तो ये एएलयू के कंपोनेंट है। और आपको ये भी पता है कि सीयू भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होती है। तो यहाँ मेमोरी यूनिट भी कई प्रकार की होती है। मैग्नेटिक मेमोरी होती है, आपकी रैम होती है, रोम होती है, तो रैम के पार्ट होते हैं एस रैम, डी रैम। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे और भी स्टोरेज के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स होते हैं। तो छोटे छोटे सर्किट्स का निर्माण करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं कंप्यूटर्स में, गेट्स का। तो गेट्स क्या करते हैं, गेट्स एक या एक से अधिक मिलकर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और सर्किट्स का निर्माण करने में प्रयोग किए जाते हैं। तो बेसिक रूप से गेट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एंड गेट, दूसरा होता है
तो ये 3 गेट हैं जो बेसिक गेट्स कहलाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंड गेट क्या होता है। एंड गेट को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पहले एंड गेट लिखेंगे। एंड गेट क्या करता है, या दो या दो से अधिक इनपुट ग्रहण करता है, या दो से अधिक इनपुट ग्रहण करता है और एक आउटपुट प्रदान करता है और एक आउटपुट प्रदान करता है। अगर हम लोग इसका सिंबल देखें एंड गेट का क्या सिंबल होता है, तो हम लोग डालेंगे हेडिंग सिंबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट का सिंबल क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो दो या दो से अधिक इनपुट लेता है और क्या देता है हमें, और हमें एक आउटपुट देता है। हम लोग यहाँ इनपुट के रूप में ए और बी को लेंगे और आउटपुट में हम दिखाएंगे F = A.B। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एंड गेट है, उसका सिंबल है। अब हमको क्या जानना है इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में। ट्रुथ टेबल में दो चीजें होती हैं। एक तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन जो होता है बाइनरी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं ट्रुथ टेबल के, इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। अगर इनपुट में हम लोग दे रहे हैं दो वैल्यू ए और बी और आउटपुट में निकलेगा F = A.B, तो यहाँ 2 0 2 1, यहाँ 0 1 0 1 और यहाँ आउटपुट निकलेगा 0 0 0 1। अब यहाँ पे क्या है, 4 केसेस होंगे इसके। केस 1 में क्या होगा, when A = 0, B = 0, then F = 0। दिस इज फर्स्ट केस, ये पहला केस है हमारा, केस 1। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में क्या होगा, जब A जो है 0 हो और B 1 हो, तब भी F क्या होगा, 0 होगा। केस 3, जब A 1 है और B 0 है, तब भी F 0 होगा। और केस 4, जब A जो है वो हमारा 1 है और B भी हमारा 1 है, तो F क्या होगा, 1। सिर्फ लास्ट वाले केस में हमको 1 मिलेगा, बाकी सब केस में इनपुट हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंड गेट। अब हम लोग बात करेंगे और गेट की और नॉट गेट की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं और गेट क्या होता है। और गेट सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि और गेट क्या होता है, और गेट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए और गेट क्या होता है, और गेट के बारे में देखिए हम लोग। और गेट क्या करता है, या दो या दो से अधिक इनपुट लेता है, या दो से अधिक इनपुट लेता है तथा केवल एक आउटपुट प्रदान करता है, एक आउटपुट प्रदान करता है। तथा केवल एक आउटपुट प्रदान करता है। अब हम लोग सिंबल देखें और गेट का सिंबल
ऑफ और गेट। और गेट का सिंबल देखें, सिंबल क्या होता है और गेट का? क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक इनपुट ग्रहण कर रहा है और क्या कर रहा है? एक आउटपुट दे रहा है। इनपुट हमारा क्या है? ए है, बी, और आउटपुट हमारा क्या निकलेगा? F इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारा क्या निकला? आउटपुट। तो ये क्या है हमारा? सिंबल ऑफ और गेट। अब हम लोग बात करेंगे ट्रुथ टेबल की। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, ट्रुथ टेबल जैसे हमने पिछली बनाई थी, दो भाग होंगे इसके। पहला होगा इनपुट और दूसरा होगा हमारा आउटपुट। इनपुट में हम लोग क्या देंगे? इनपुट में हम लोग लिखेंगे ए, बी और एफ। 2 0 2 1 0 1 0 1, और यहाँ पे जो एफ होगा वो होगा हमारा ए प्लस बी। तो हमारा आउटपुट इस तरह से आएगा 0 1 1 1। अब यहाँ पे हम लोग केस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केसेस होते हैं। केस 1, जब a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, देन f इक्वल टू 0। जब a 0 है, b 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 होगा। हमारा केस 2 क्या है? केस 2 कहता है हमारा जब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1, देन f इक्वल टू 1। तब क्या होगा? f 1 होगा, क्योंकि 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 होगा। केस 3 क्या कहता है हमारा? जब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, देन f इक्वल टू 1। इस केस में भी हमारा f 1 होगा। और लास्ट केस क्या है हमारा? केस 4, जब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, देन f इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे 3 केसेस में जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, और 2 केसेस में आउटपुट हमारा, एक केस में हमारा आउटपुट 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? और गेट। अब हम लोग तीसरा गेट पढ़ेंगे जो हमारा नॉट गेट होता है। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट इन्वर्टर के सिद्धांत पे वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल जो है इन्वर्टर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इन्वर्टर का प्रिंसिपल क्या होता है? इन्वर्टर का प्रिंसिपल ये होता है जब आपकी लाइट चली जाती है, यानी जब आपका इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 आएगा। जब आपका आउटपुट 1 होगा, आउटपुट 1 मतलब लाइट आ जाएगी, तो इनपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट यह केवल एक ही इनपुट ग्रहण करता है तथा इनपुट के सापेक्ष एक आउटपुट प्रदान करता है। तो आप इसको देखें, ये केवल एक ही इनपुट लेता है और इनपुट के सापेक्ष एक आउटपुट प्रदान करता है। इसका सिंबल देखें, नॉट गेट कैसे होता है? ये नॉट गेट है। अगर यहाँ पर a है तो क्या बराबर हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट। इसकी ट्रुथ टेबल देखें, हम लोग ट्रुथ टेबल देखें इसकी। ये हम इसकी ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ये हमारा a है, ये b है, और ये f बराबर क्या है हमारा? इसमें b नहीं होगा, a ही होगा। a और f बराबर होगा a का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें दो ही केस होंगे, तो इन दोनों केस को देख लीजिए। a जब 0 होगा तो आउट यहाँ 1 होगा, जब ये 1 होगा तो यहाँ 0 होगा। यानी इसमें केवल 2 केसेस होंगे। केस 1, जब a इक्वल टू 0
तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1। जब A 0 है तो आउटपुट F क्या होगा हमारा? 1 होगा। और केस 2, जब A इक्वल टू 1 तो A कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0, तो आउटपुट 0 होगा। तो इस तरह से ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये इन्वर्टर के सिद्धांत पे काम करता है। जब A इक्वल 0 तो A का कॉम्प्लीमेंट बराबर 0 का कॉम्प्लीमेंट, और 0 का कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होता है? 1। केस 2, जब A इक्वल टू 1 तो A का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0। तो ये हमारे बेसिक गेट्स थे, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट। अब आगे हम लोग जो है इनके कॉम्बिनेशन गेट्स पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू क्लास। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain you second chapter titled as The Road Not Taken. Okay, this poem is written by, this is a poem. Students, many of people may pronunciate P-O-E-M. In modern English, this word is pronunciated as poem. Modern people pronunciate it as poem, but we usually in India we pronunciate it as poem. Okay? But whatever you like, you can pronunciate it. Many of the people, most of the people pronunciate it like poem, but in modern English it is now being pronunciated as poem. Okay? Don't worry, either you pronunciate it as poem or poem. So students, The Road Not Taken is a poem written by Robert Frost, who was a great American poet and scholar. ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो अमेरिका के एक महान कवि थे. ओके, ही वाज अ वेरी ग्रेट रिवोल्यूशनरी पोएट, नेचर लविंग पोएट, क्रांतिकारी कवि थे, नेचर लविंग पोएट थे. स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस पोएम. इन दिस पोएम द पोएट इज मेकिंग about choices. He is describing the choices of our life. Here, road symbolizes as choices of our life. He tells the readers that once he came to a point of life, that means he came to a part of the road where it was diverged into two parts. यानी जीवन के एक ऐसे मार्ग पर पहुंचता है जहां पर एक मार्ग दो भागों में विभाजित हो जाता है. इन द सेम वे इन आवर लाइफ देयर आर सम पीरियड, देयर इज अ टाइम व्हेन वी हैव टू डिसाइड which way we have to go and which way we should not go. Okay, we are in great confusion. In the same way, the poet who is traveling through a forest, while traveling through a forest on a road, the road was diverged into two parts, and reaching to that part, he was in great confusion, and he was not able to decide which path he should travel and which path should not be traveled. Okay. So students, in the same way, the poet is mentioning, the poet describes his experience, his choices of life, saying that one can make in life only single choice. Okay? And whenever there is confusion, we have to choose only one point, one choice, but there should be a decision which is judicially taken. एक ऐसा निर्णय हमने जो
बहुत सोच समझ करके लिया गया हो। फॉर दैट वी मे नॉट हैव टू रिपेंट इन फ्यूचर, जिसके लिए हमें फ्यूचर में रिपेंट ना करना पड़े। The poet while traveling upon the road feels sorry that he cannot travel the both paths। जब वो ट्रेवलिंग करता है तो ट्रेवल करते करते एक ऐसे मार्ग पर पहुंचता है जहां पर वो सड़कें दो भागों में डिवाइड होती हैं, तो उसे लगता है कि नहीं, वो दोनों सड़कों पर ट्रेवल नहीं कर सकता है क्योंकि वो सिंगल ट्रेवलर है। ओके, तो देन he chooses only one path out of them, although the both paths were looking good. He thought for some time and kept on traveling at one path and thought that in future he would travel on the next path of life. But ऐसा होता नहीं है। जीवन में अगर हम एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो दोबारा फिर वापस उस मार्ग पर हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। यानी हमने अगर एक बार जीवन का लक्ष्य चुन लिया तो हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर ऐसा नहीं होता है कि वापस आकर के, जैसे कि यू आर स्टूडेंट एंड यू वांट टू चूज साइंस बट आउट ऑफ कंफ्यूजन यू हैव चूजन कॉमर्स। आपने कॉमर्स चूज कर लिया, 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ने के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे 9th पढ़ना चाहिए, तो आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, बहुत देर हो जाती है तब तक जब हमें एहसास होता है। तो इन द सेम वे द पोएट कंपेयर्स रोड टू द चॉइसेस ऑफ आवर लाइफ एंड सेज दैट देयर आर मेनी चॉइसेस बिफोर अस एंड वी आर नॉट एबल टू चूज वन चॉइस, and if a wrong choice is taken by us, then in future we may have to repent. So we should be quite wise and intelligent enough to choose a right choice of the life. Okay student, this is the summary of the poem Sati. Now try to understand the poem. First stanza. Two roads diverge in yellow wood. Wood means forest. Two roads, दो सड़कें. Diverged means broken, separated. सिंगल रोड है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। Writer who was traveling through a forest on a road at some distance, it diverged into two parts. राइटर जंगल से होकर के एक मार्ग से यात्रा करता है जो आगे चल करके जंगल में दो भागों में विभाजित हो जाती है। एंड राइटर यहाँ पे येलो वुड कहता है, क्यों कहते हैं? बिकॉज प्रोबेबली इट वॉज ऑटम सीजन एंड ड्यू टू ऑटम सीजन ऑल द लीव्स वर ड्राइड एंड दे वर स्ट्रीमिंग हियर एंड देयर ऑन द पाथ। सड़कें पीली सूखी हुई पत्तियों से ढकी हुई थी क्योंकि पतझड़ का मौसम था, तो सड़कें या मार्ग सूखी हुई पत्तियों से ढकी हुई थी जो पीले रंग की दिख रही थी। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। पोएट को ये एहसास होता है जब ऐसे मार्ग पर वो पहुंच जाता है जहां पर सड़कें दो भागों में विभाजित होती हैं, वहां पर वो काफी देर तक खड़ा रहता है। He was in great confusion. He couldn't decide which road should be chosen and which path should not be chosen. Out of confusion, he kept on pondering and standing there. सोच विचार करते हुए वहीं पर खड़ा रहा। Okay? And says that sorry I couldn't travel both. उसे लगता है being one traveler, he couldn't travel the both roads at the same time. क्योंकि वो तो केवल एक ही यात्री है, दोनों मार्ग पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता है। Being one traveler, तो long I stood, मतलब वो काफी देर तक खड़ा रहा, सोच विचार करता रहा कि किस मार्ग से जाना चाहिए, किससे नहीं जाना चाहिए। He kept on pondering about the choice. Okay? Then and looked down one as far as I could. एक
जहां तक उसकी नजर जा रही थी। लुक डाउन मीन्स नोटिस। एक सड़क को देखा जहां तक उसकी नजर जा रही थी, तो उसने क्या देखा? टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ मीन्स mass of plants, small plants and bushes that are grown in the forest under the large trees। बड़े वृक्षों के नीचे छोटी छोटी झाड़ियां या छोटी छोटी मतलब पौधे या घास वगैरह उगाती है। उसने देखा कि आगे चल करके ये मार्ग जंगल में अदृश्य हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बार और मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। फर्स्ट स्टेंजा, इसके बाद इंग्लिश में। Two roads diverged in yellow wood। The poet, कवि कहता है कि एक बार ऑटम सीजन में वो एक मार्ग से होकर के यात्रा कर रहा था। ये मार्ग जंगल से होकर के जाता है। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर ये मार्ग दो भागों में विभाजित हो जाता है। और जब कवि ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर ये रास्ता दो भागों में विभाजित हो रहा था, तो उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस बात को लेकर के कि वो किस मार्ग को चूज करे, क्योंकि वो केवल सिंगल यात्री है, एक ही यात्री है। तो एक यात्री दोनों मार्ग पर एक साथ तो ट्रेवल कर नहीं सकता है। फिर उसने एक मार्ग को देखा और क्या देखता है कि एक मार्ग जंगल में काफी दूर जाकर के झाड़ियों वगैरह में अदृश्य हो जाता है। मतलब उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और काफी देर तक सोच विचार करता रहता है कि कौन सा मार्ग उसको चूज करना चाहिए और कौन सा मार्ग नहीं चूज करना चाहिए। ओके, दिस इज द हिंदी एक्सप्लेनेशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। Students, the poet says that once while he was traveling through a forest on a road, while traveling on the road, he came to a point where the road was diverged into two parts. And reaching to that point, he was in great confusion. He couldn't decide which path should be chosen and which path should not be taken. He kept on pondering for some time. Then he noticed at one path and looked that one path was covered with small grass and bushy plants, and it disappeared in the forest at some distance. Students, the roads here symbolizes the choices in our life. In our life, sometime we are in great confusion and we are not able to decide which way is better than other. And out of confusion, we may choose a wrong course of life. Then in future, we may have to repent. So, whatever we take a decision should be taken judicially. We should have to choose. We should have to choose the aim of our life carefully. For that, we may not have to repent later in future. Okay? This is the first stanza. Students, the rhyming scheme of this stanza is: first stanza देखिए, two roads diverged in yellow wood. Wood pronunciation, इसको suppose मैंने A से symbolize कर दिया। सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड लिखा है बोथ, ये डिफरेंट है पहले से बुक से बोथ, इसको मैंने बी कर दिया। नाउ थर्ड, लॉन्ग आई स्टूड, वुड स्टूड ये सेम है, इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ थर्ड फोर्थ लाइन, फार एज आई कुड, कुड ये आपकी डिफरेंट है, मैंने इसको सी कर दिया। कुड वुड सेम, ओके, दे आर सेम। कुड तो इसको भी मैंने सेम कर दिया, दैट मीन्स ए बी, पहली लाइन ए, सेकेंड लाइन बी हो गई, थर्ड ए हो गई, फोर्थ आपकी कुड बी सेम है। नाउ फिफ्थ लाइन अंडर ग्रोथ, ये आपकी डिफरेंट है। ओके, तो इसको मैंने क्या कर दिया, बोथ और अंडर ग्रोथ ये सेम है, बी सेम हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपकी राइमिंग स्कीम होगी क्या, ए बी ए बी। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ऑल द रिमेनिंग
Okay. Sometimes there is a question regarding rhyming scheme of the stanza. What is the rhyming scheme of this stanza? You can write A B A B. Okay, you understand? Now students, take second stanza. Then the other just as clear. जब कवि काफी देर तक खड़ा रहा, सोच विचार करता रहा, फाइनली he takes a decision that he should choose only one path. तो उसने एक मार्ग को चूज कर लिया. Just as clear कह रहा है यद्यपि दोनों ही मार्ग अच्छे थे, सुंदर थे, and having perhaps the better play, लेकिन उसे लगा कि जो मार्ग उसने चूज किया है बेटर क्लेम, दैट मीन्स वाज मोर अट्रैक्टिव देन अदर. जिस मार्ग को उसने चूज किया उसे लगा कि ये मार्ग दूसरे मार्ग से ज्यादा आकर्षक है. दैट्स व्हाई ही चूज वन पाथ ऑफ द टू. दो मार्ग में से उसने एक पाथ को चूज कर लिया. Because it was grassy and wanted wear. कवि कह रहा है कि उसने जिस मार्ग को चुना, क्यों चुना, रीजन बता रहा है कि it was grassy. That means grass was grown on it. And wanted wear. Wanted wear का मतलब it was not trampled under the feet of the people. लोगों के पैरों से ये कम कुचली गई थी. अगर आप रूरल एरिया में देखें जहां खेतों में लोग चलते हैं तो वहां पर चलने से घास कुचल जाती है और एक मार्ग बन जाता है. तो उसने क्या देखा कि एक मार्ग ऐसा था जहां पर घास उगी हुई थी और उस मार्ग से कम लोग यात्रा किए थे. मतलब उस मार्ग से बहुत कम लोग गए हुए थे. दो, लेकिन जब वो कुछ दूर चलता है तो क्या होता है, दो एज फार दैट द पासिंग देयर दैट मीन्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस ही रियलाइजेस. कब रियलाइज करता है, क्या रियलाइज करता है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. वॉर्न दैट मीन्स वियर अबाउट. उसे लगता है कि नहीं, दोनों सड़कें ही एक जैसी थी, दोनों ही सड़कें बराबर कुचली हुई थी. मतलब वहां पर उन दोनों ही सड़कों पर कम लोग चले हुए थे. दोनों ही एक जैसी उसे लगती है. जब वो एक मार्ग पर आगे बढ़ गया तब एक बार फिर उसे एहसास होता है कि नहीं, दूसरी सड़क भी अच्छी थी, उस मार्ग पर भी लोग कम गए हुए थे. ओके, सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. The poet says that while he was traveling in the forest, he came to a point when a road was diverged in two parts, and he kept on standing at that part because he was in great confusion and couldn't decide which way he should have to choose. But finally, he decided one road. Okay, and he kept on traveling on that road, but after covering at some distance, he realized that both paths were equally good. He says just as clear. So he felt that both paths were equally good and started walking on one of them. He adds that maybe he felt, वो ये भी कहता है कि उसे ऐसा एहसास हुआ, लगा, that the path was better for him. So he chooses it as it had grass on it, which means that it was unused. मतलब यहाँ पर लोग कम चले हुए थे. Not many people had walked on it. इस पर बहुत से लोग यात्रा नहीं किए हुए थे. Okay, so that is why the grass was grown on it. But after covering at some distance, he realized that both paths were equally good. And both could have been taken, but being one traveler, he couldn't do that. एक यात्री होने की वजह से वो दोनों पाथ पर एक साथ नहीं जा सकता था. So he left the second path for some future time. He thought that in future he would come back and travel on another path.
But students, it never happens. Our life never goes back. हमारा जीवन कभी वापस नहीं जाता है if we have proceeded on one path. This is not possible to come back to travel on the same path or any other path. Okay, so students, that means road here symbolizes choices in our life. Many times we have some choices and due to confusion we are not able to take particular decision, and sometime our decision may be wrong, and in future we have to repent. We think that either this one was chosen. हम ये सोचते हैं कि काश हमने ये मार्ग चूज किया होता, then our life would have been different. Okay, so students, today I have cleared you 2 stanzas. Next day I will clear you remaining 2 stanzas. Till then, revise the video again and again and try to understand this poem seriously. This is very important topic. Okay, and if you have any confusion, if you have any doubt, you may get your solution through phone call. Okay, thank you. Hello student, today I will teach you बल तथा गति के नियम। जैसे कि चैप्टर में आपको पहले ही बता चुका हूँ बल क्या होता है। बल वह धक्का बल चाहो जिससे किसी वस्तु की स्थिति, आकार और उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि बल लगा किसी वस्तु की हम विरामावस्था से गतिवस्था, गतिवस्था से विरामावस्था या उसके वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। बट जो गति के नियम है वो गैलीलियो बताया कि जब किसी में सतह में कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर सरकती है या ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो एक नियत चाल से आती है। यदि उसकी चाल में परिवर्तन करना है तो उसमें बल लगाया जाता है, जिससे बल के कारण उसकी चाल में परिवर्तन होता है। इसी गैलीलियो के विचार को न्यूटन ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बल और गति के नियम के दोनों को लेकर के उन्होंने अपने न्यूटन के गति के नियम दिए, जिन्हें न्यूटन के 3 नियम होते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं वो वीडियो में कि वो जो हमारे न्यूटन के नियम थे। पहला नियम, यदि कोई ऑब्जेक्ट विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, वो जब तक उस पर कोई बाबल कार्य नहीं करेगा। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब टॉपिक पे ये आते हैं, कोई वस्तु विराम में रहना क्यों पसंद करती है? अपने ब्रह्मांड के कारण। बट अगर सपोज कोई ये पूछता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु में समय परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। ये आपको मैंने प्रूवमेंट भी कराई है और आपको बताया भी है। इसके बाद न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। जब भी हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो जितना उस पर क्रिया करते हैं उतनी हमें प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, जो परिमाण बराबर परंतु दिशा में विपरीत होती है। इसलिए न्यूटन के तृतीय नियम हो गए। मैंने संवेग भी बताया आपको, और संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। संवेग संरचना का नियम, 2 या 2 से अधिक वस्तुएं जब एक दूसरे से क्या होती है, टकराती हैं, तो टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग सतह क्या होता है, नियत रहता है, जिसे हम संवेग संरचना का नियम कहते हैं। अब इस टॉपिक की जो न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। इन फॉर्मूलों का कनेक्शन आपको पहले से लर्न कर लेना है। फिर जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा उससे पहले आपको मैं फॉर्मूले बता दूं। जैसा कि इस चैप्टर में बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma। जो हमारा बल है वो F = ma। जो ये m है ये वस्तु का द्रव्यमान है, ये वस्तु का त्वरण है। जब द्रव्यमान और त्वरण कंफर्म हो गए, उनकी वैल्यू रख करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हमारा क्या निकलेगा, बल। और बल का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया है F = ma, जहां पर m द्रव्यमान है, a त्वरण है। m द्रव्यमान का मात्रक m के में क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक a है हमारा, क्या होता है, मीटर/सेकंड²। अब आते हैं हम सेकंड फॉर्मूले में। त्वरण के बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है v - u/t। अगर आपसे कोई पूछता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ।
जो त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग। दर मतलब क्या हो गया? समय। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं v माइनस u अपॉन t, जहां पर v क्या है? अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, t क्या है? समय। जैसा कि मैंने बताया हुआ है u क्या है यहाँ पर? प्रारंभिक वेग। ये भी किसमें दिया होगा? मीटर पर सेकंड में। v क्या है? अंतिम वेग। ये भी क्या होगा? v से इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। बट आपको पहचानना होगा हमारे पास अंतिम वेग क्या है? प्रारंभिक वेग। यदि कोई 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करना प्रारंभ करती है तो जो स्टार्टिंग कर रही है इस वेग के साथ वो हमारा क्या होगा? प्रारंभिक वेग। अगर कोई वस्तु 30 सेकंड पश्चात 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है तो 30 सेकंड पश्चात मतलब जो स्टार्टिंग थी वो हो चुकी है, 30 सेकंड पश्चात मतलब t कोई भी समय हो सकता है, कुछ समय बाद तो वो अंतिम वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतिम वेग। अब टॉपिक पे आते हैं t। t हमारे पास क्या है? मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर t हमारे पास क्या है? समय या समय अंतराल। संवेग t बराबर क्या होता है? m into v। जैसा कि संवेग को v से करते हैं, m हमारे पास क्या है? मान है, v हमारे पास क्या है? अंतिम वेग या ओनली वेग। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? आपको भी लास्ट वीडियो में बताया था। संवेग संरक्षण क्या होता है? संवेग संरक्षण ये होता है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है तो टक्कर से पहले कुल संवेग, टक्कर के बाद का कुल संवेग सदैव क्या होता है? नियत, मतलब एक दूसरे के बराबर होता है। टक्कर से पहले कुल संवेग मान इंटू प्रारंभिक वेग। जब प्रारंभिक है टक्कर से पहले तो उसका प्रारंभिक वेग चलेगा और टक्कर के पश्चात जो वेग होगा वो क्या होगा? अंतिम वेग। तो क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 मतलब पहली वस्तु का प्रारंभिक संवेग दूसरी वस्तु का प्रारंभिक संवेग बराबर पहली वस्तु का अंतिम संवेग दूसरी वस्तु का अंतिम संवेग। क्या होगा? इनका परिणाम एक दूसरे के बराबर होगा। जैसा कि मैंने आपको एक बार फॉर्मूले बता दिए, ये फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं और जब आप फॉर्मूले लर्न कर लोगे तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर? सबसे पहले हमें ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन 0.1 किलोग्राम का एक ठोस मेज पर रखा है। किस पर रखा है? मेज पर। बताइए उस पर कितना बल लगाया जाए कि 4 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न करे। तो जैसा मैं आपको डायग्राम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये हमारे पास एक टेबल, ठीक है। ये टेबल का क्या है? सरफेस। लग नहीं रहा हो लेकिन लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल जिसके ऊपर एक ठोस है। क्या रखा हुआ है? ठोस। कितने किलोग्राम का है? 0.1। कितने किलोग्राम का है? 0.1 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान कितना है? 0.1 किलोग्राम का। तो न्यूटन के प्रथम नियम से बताइए क्या इसको गति करेगा? नहीं। जब इस पे हम बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बल। तो ये क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। वो यहां से कहां पहुंच जाएगा? बल की दिशा में। अब देखिए, बताइए उस पर कितना बल लगाया जाए कि 4 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का वेग होता है। इस पर हम कितना बल लगाएं कि वो 4 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, मतलब क्या दिया है? टाइम। कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद कितना वेग प्राप्त कर ले? तो बताइए 4 सेकंड बाद वेग प्राप्त करना कितना? 4 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करना। तो क्या प्रारंभिक है अंतिम? टाइम हो गया। स्टार्टिंग में t0 होता है, लेकिन अगर 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, कुछ सेकंड पश्चात हो गया, तो कुछ समय बाद जो वेग होगा फिर प्रारंभिक नहीं होगा, वो क्या होगा? अंतिम वेग। 2 सेकंड में 2 मीटर आता है, तो हमारे पास क्या हो गया? अंतिम वेग कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। जैसा कि आपको पता है कि वेग का मात्रक क्या होता है? सेकंड। चाहे वो प्रारंभिक हो चाहे अंतिम है तो वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब टॉपिक पे आते हैं, हमें बल निकालना है। क्या निकालना है? बल इक्वल टू क्वेश्चन। तो वैल्यू मैंने आपको बता दी, फिर से नोट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वी हैव
हमारे पास है क्या, m बराबर 0.1 kg और हमको क्या दिया हुआ है, इसका द्रव्यमान नोट कर लिया। फिर हमें टाइम दिया हुआ है, कितना दिया है टाइम, 4 सेकेंड। फिर हमको अंतिम लिख दिया है कितना, v इक्वल टू कितना हो गया, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक चीज है, जब कोई वस्तु पहले किसमें थी, विराम, हमने क्या लगाया, बल, तो बल लगाने के बाद कितना हो गया इसका वेग 2 मीटर। जब वो विराम में थी तो उसकी वो क्या थी, प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति इसकी क्या थी, विराम। तो इन दिस टाइम जो इसका प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि विराम में थी, विराम में है तो उसकी कोई गति नहीं होगी। तो इसलिए प्रारंभिक वेग हमारे पास सिलेक्ट हो गया 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हमें क्या निकालना है, बल। क्या निकालना है, बल। F बराबर क्वेश्चन, हमें F फाइंड करना है। तो ये F कैसे फाइंड करें, मैंने बल का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल क्या यूज हो गया, F इक्वल टू m a। बट प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास, F तो हो गया, m हो गया, m कितना दिया है 0.1 kg, याद रख लो। त्वरण दिया है, नहीं दिया, ठीक है। त्वरण का फॉर्मूला मैंने बताया है, तो क्या होता है जी। तो सबसे पहले हम त्वरण फाइंड कर लेंगे त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम त्वरण निकालते हैं, त्वरण a बराबर v माइनस का u अपॉन d। तो लिखते हैं v कितना है 2 माइनस u कितना है हमारे पास 0 अपॉन t कितना है बेटा हमारे पास 4। अगर हम t माइनस का 0, 2 से 0 लेस करोगे कितना आएगा 2/4। जब हम 4 से 2 को डिवाइड करेंगे पूरा पूरा, तो कैसे डिवाइड होगा, हम 0 लगा के क्या लेंगे, पॉइंट। क्या लेंगे, पॉइंट। जैसे ही पॉइंट लेंगे क्या हो गया 20, कितने टाइम गया 5 टाइम्स, ठीक है ना। कितना आ गया बेटा हमारे पास, तो a बराबर 0.5। इसका मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने क्या फाइंड कर लिया, त्वरण। क्या किया, त्वरण। तो बताइए, हमने इन्हीं वैल्यू से त्वरण फाइंड किया, तो क्या हम बल नहीं निकाल सकते। तो मींस हमने इन वैल्यू को लेकर के हमने त्वरण फाइंड कर लिया, कितना आ गया a बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इन दिस कंडीशन पर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इन दिस कंडीशन में जब फाइंड करोगे तो कैसे करना है, ध्यान दीजिए। हमारे पास क्या है, m हो गया और हमारे पास क्या हो गया, त्वरण। m और त्वरण से क्या फाइंड कर लोगे, f, क्योंकि जो त्वरण है वो इसी कंडीशन से तो फाइंड किया। क्लियर। तो आते हैं टॉपिक में, f इक्वल टू m कितना है 0.1 इनटू त्वरण कितना है बेटा हमारे पास, क्या फाइंड हुआ है 0.5। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या आएगा 5, लेकिन पॉइंट कितने डिजिट पे है 2 डिजिट पे, तो इससे क्या लेंगे हम, ठीक है। सॉरी, ये क्या बना बल, f इक्वल टू 0.05 बल है। तो बल का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूटन सिंबल एट नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व। तो आपको कंडीशन का फॉर्मूला है कि जो दिया है मैंने नोट कर लिया, नोट करने के बाद उसने पूछा क्या है मेरे से फोर्स, तो मैंने फोर्स पर टू फॉर्मूला रखा है m a। अभी मेरे को m यहाँ अवेलेबल है, m तो मिल रहा है बट a अवेलेबल नहीं है। तो बाकी डिजिट जो दिए हैं क्या इनसे a नहीं बना सकते हो, तो मैंने पहले इन डिजिट से क्या बनाया a स्क्वायर टू। बनाने का मतलब क्या है, फॉर्मूला होगा यूज कर दो, a स्क्वायर टू v माइनस u अपॉन t, जो मैंने फॉर्मूला बताया था इससे पहले हमने बताया ना आपको वीडियो में। तो v माइनस u अपॉन t, v की वैल्यू रखी, u की रखी और t की रखने के बाद सॉल्व किया, कितना आ गया 0.5 लोग ने इस फॉर्मूले में रखी, जो f इक्वल टू 0.1 into 0.5 रखने के बाद सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्लियर, दैट इज सॉल्व।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसे बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। जैसे देखते हैं ध्यान से, 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 0.6 न्यूटन का एक बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो सिंपली पहले इसका एक डायग्राम माइंड में बेच दो। अब पिंड क्या है इससे मतलब नहीं, पिंड है ना, मैंने मान लिया ये रिंग हमारा क्या है, पिंड है। पिंड का द्रव्यमान कितना है 30 kg, मींस इसका द्रव्यमान कितना हो गया 30 kg। क्लियर? मींस न्यूमेरिकल करने से पहले उसकी इमेज ड्रॉ कर लिया गया। वो क्या है, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है 30 kg पर 0.6 न्यूटन का बल लगा है। इस पे बल लगा करके उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ये तो मैं पढ़ा के आया हूं किसी चैप्टर में। अगर किसी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे रखी हुई है, अब मैंने इस पे बल लगाया तो चौक कहाँ गई, आगे तो गई, तो बल लगाने के बाद इसके पास क्या है, त्वरण आया। तो सिंपल सा, किसी पिंड पर अगर बल लगाओगे उसके पास त्वरण आएगा। तो इस पे कितने का बल लगाया गया है, हमने इस ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन पे देखिए लगा करके मैंने ऊपर क्यों लगा लिया, बल कितना हो गया F इक्वल टू, कंडीशन तो दी नहीं किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, कंडीशन नहीं, तो मैंने बल शो कर लिया इस पिंड पर। जो ये हमारे पास पिंड है, पिंड, इस पिंड पर एक फोर्स लगाया, इसका द्रव्यमान कितना था 30 kg अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वही हो गया, अपने मन से नहीं। क्या दिया है देखिए, 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड, जो पिंड है ये 30 kg का। इस पिंड पर कितना बल लगाया गया 0.6, तो जो बल लग रहा है वो हमारे पास 0.6 न्यूटन का। तो जैसे ही आप बल लगाएंगे कि बल की दिशा में कहा जाएगी, ऊपर की ओर, तो इसका त्वरण क्या होगा, यही तो पूछेंगे। देखिए मैंने मिलकर कर लिया, जो क्वेश्चन बोल रहा था वो डायग्राम पर आगे कि एक पिंड है, पिंड का द्रव्यमान 30 kg है, इस पर बल 0.6 न्यूटन पर लगाते हैं तो कितना त्वरण उत्पन्न होता है। तो सिंपली आप देखिए FMA कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें गिवन दिया है, नोट कर लेते हैं, B M इक्वल टू 30 किलोग्राम। अगर B है नहीं समझ में आता है तो ये लिख लीजिएगा, दिया किसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है M बराबर 30, M बराबर दिया है 0.6 न्यूटन। हमसे क्या पूछा गया है, त्वरण, क्वेश्चन मार्क पर त्वरण को कंफर्म करना है। तो बताइए MFA के बीच कोई रिलेशन था, कोई फॉर्मूला था? हाँ था, F इक्वल टू MA। क्या था, F इक्वल टू MA। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, A। F कंफर्म है, M कंफर्म है, तो A फाइंड करने के लिए M को इधर से इधर लेकर आओगे, तो इस साइड से इस साइड अगर इनपुट करोगे ट्रांसफर, तो बेटा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, F अपॉन क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करके बेटा कितना आएगा हमारे पास A, कितना आ गया A। क्लियर? अब क्या करके सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F अपॉन M इक्वल टू A है, तो इक्वल टू ना, तो इसको A इक्वल टू F अपॉन M पुट कर लेते हैं और फिर वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, A बराबर, अभी नॉमिनेटर कौन है, न्यूमरेटर कौन है, अंश और हर। अंश में कौन है F, हर में कौन है M। कितना दिया है 0.6, तो हमने क्या रख लिया 0.6। फिर हमारे पास M कितना है, M कितना है बेटा 30, कितना हो गया 30। क्लियर? अब यहां से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सॉल्व करने का हमारे पास एक ही तरीका है, क्या, इसको यहां से रिमूव करते हैं पॉइंट, तो यहां पर एक जीरो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आप 6 अपॉन 300 को लिख सकते हैं, 3 into 100 लिख सकते हैं। जैसे इसको आप 3 से रिमूव करोगे कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। हमारे पास आ गया 2/100।
अब 100 से इसको आप रिमूव करोगे तो इसको कहना ही जाएगा, तो हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, कितना हो गया 0, फिर एक 0 और इंक्रीज करते हैं आफ्टर पॉइंट, तो हमारे पास क्या हो गया 200, 100 से 200 कितने टाइम गया 2 टाइम, तो ये हमारे पास कितना आ गया a स्क्वायर टू, कितना आ गया क्या, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना आया a स्क्वायर टू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? a स्क्वायर टू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई समस्या? कर सकते हैं इसको आसानी से ना? हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो पिंडों का द्रव्यमानों का अनुपात 3.4 कितना है 3.4 है। पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, फिर उसी बल से उस पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा शायद नहीं समझ पाए, लेकिन यहाँ पर कितने पिंडों की बात हो रही है तो हमने लेट कर लिया हमारे पास ये दो पिंड हो जिनका कोई आकार ना हो सॉलिड, ये हमारे पास क्या हो गया दो पिंड लेट। क्लियर? फिर हमने मान लिया पहले का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2। क्लियर? पहले का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2। क्लियर? जो कि अनुपात दे रहा है दोनों द्रव्यमानों का 3:4। बट पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होता है 6। तुमने कुछ बल लगाया, मान लेते हैं हमने इस पिंड पर F बल लगाया, तो कितना त्वरण उत्पन्न होता है, पहले पिंड का m1 है तो त्वरण कितना हो जाएगा a1, कितना हो रहा है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आगे बढ़ते हैं, उसी बल से दूसरे पिंड पर त्वरण कितना होगा, उसी बल से, मतलब जो बल यहाँ पर लगाया है वही बल यहाँ पर लगा है, तो उसी बल से मान लो हमने यहाँ F1 बराबर लेट कर लिया, बल का मान तो दिया नहीं, वैल्यू नहीं दिया, तो हमने F1 कितना बल लगाया था F1 बराबर कितना बल लेट कर लिए F लगाया था, तो त्वरण कितना आ गया a1 मीटर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बल दूसरे में जो बल लगा रहे हैं F2, वो उसी बल से, मतलब जो बल यहाँ पे लगा था वही बल यहाँ पर, तो F1 का मान कितना था लेट कर लिया हमने, F2 की वैल्यू कोई दी नहीं, तो हमने कितना मान लिया है F। जब उसी बल से करते हैं तो यहाँ पे त्वरण जो a2 आता है वो कितना आएगा, ये फाइंड हमको करना है। तो अब हम नोट करते हैं, दिया है V हमारे पास, देखो क्या है हमारे पास 3:4 क्या है द्रव्यमानों का अनुपात, तो द्रव्यमानों का अनुपात क्या नोट करेंगे m1/m2 स्क्वायर टू 3/4, ये हमको इसके बाद पहले पिंड पे आप कुछ बल लगाते हैं प्रश्नानुसार, इसके अनुसार प्रश्नानुसार दोनों पे लगने वाले बल आपस में क्या है बराबर है, तो हम लिख सकते हैं पहले पिंड पर बल बराबर है दूसरे पिंड पर बल, दूसरे पिंड पर बल, तो बताइए, तो पहले पिंड पर जो बल है, तो पहले पिंड पर बल का क्या होगा F1 बराबर दूसरे पिंड पर बल क्या है F2। क्लियर? दोनों के मान सेम है हमने बोला, लेकिन हम F1 की जगह क्या लिख सकते हैं m1 a1 बराबर, कंडीशन हमारे जो दी है कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कंडीशन बोला है ना कि पहले पिंड पर कुछ बल लगाया है तो इतना त्वरण आ गया, उसी बल से दूसरे पिंड पर मतलब कुछ लगाया था उसी बल से दूसरे, मतलब दोनों पे लगने वाले बल क्या है बराबर है प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार पहले पिंड पे बल बराबर दूसरे पिंड पर बल, ये दिया था दोनों के क्या है बराबर, तो हमने इसका फॉर्मूला, इसका F1 लेट कर लिया, इसका F2, F1 का क्या रखा है m1 a1 और m2 a2, हमें फाइंड क्या रखा है a2, तो
A2 फाइंड करना है तो A2 कहाँ है, ये, तो M2 बदल लेकर आप लोगों को क्या होगा, M1 A1 अपॉन क्या होता है M2 इक्वल टू क्या हो गया A। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं। चलिए A2 इक्वल टू वही फॉर्मूला होगा, क्या होगा हमारे पास M1 A1 अपॉन M2। तो जरा ध्यान दीजिए, आपको M1 अपॉन M2 डायरेक्ट वैल्यू करेंगे। M1 M2 कितना है 3/4, तो हमने कितना रख लिया 3/4 इन A1 कितना दे रखा है इन्होंने 6, कितना दे रखा है 6। अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करना कितने टाइम करेंगे 2 टाइम, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कितना है 2 से डिवाइड करो कितना है 3, क्लियर। 3 3 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9/2। इससे डिवाइड करोगे 1 बचा 5, कितना आ जाएगा A2 इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि हमने यहाँ डिवाइड किया 2 दूना 4 9 6, हमारे पास 3 और 3 कितना हो गया 9 बाई कितना है 2, तो चौको 8 बचा 1, तो बच्चे सुनो कितना आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि जब भी कोई क्वेश्चन है तो उसको एक इमेज पे ड्रॉ करें। पिंड को आप परेशान ना हो, पिंड क्या होता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट त्रिभुजाकार है तो आप बोल सकते हैं त्रिभुजाकार वस्तु जिसका कोई आकार ही ना हो तो सिर्फ पिंड बोलते हो, कैसा हो वो सॉलिड। क्लियर? चलिए जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रहे हैं, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, यदि वस्तु 0.2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान हो तो वस्तु का संवेग क्या होगा। तो हमें दिया है एक वस्तु, मान सकते हैं कि हमारे पास एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना दिया है 40 के, कितना दिया है 40 के। वो कितने वेग से गतिमान है, जो उसकी गति दी है वो कितने वेग से दी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये तो बताइए जो ये वस्तु है इसका पूरे का संवेग क्या। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई वस्तु m द्रव्यमान और v वेग से गति करती है, m द्रव्यमान के साथ v वेग से गति करती है, तो उसके पास संवेग हो जाता है। इस संवेग का जो मान होता है वो द्रव्यमान वेग के गुणनफल के बराबर होता है, जिसकी हमने फॉर्मूला बताया था p = m × v। जैसे दिया है हमको क्या दिया गया है, हमें दिया है m = 40 kg और हमें वेग दिया है, वेग कितना दिया है 0.2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें संवेग दिया है, संवेग मतलब हमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्वेश्चन में कि वस्तु का संवेग क्या होगा। तो हमें संवेग फाइंड करना है, क्या करना है संवेग। तो जैसा संवेग फाइंड करना है तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं, संवेग का फॉर्मूला देखो, तो यहाँ इसमें देखो कि संवेग दिया है, द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान का कोई फॉर्मूला होता है, इसमें संवेग आता है, वेग का होता है, लेकिन संवेग का होता है जिसमें क्या होता है P = m × v होता है। हमें क्या फाइंड करना है P, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ट्रांसफर में शानदार नहीं करना है, बस सीधे P बराबर m की जगह m की वैल्यू रख लो, ना हो गया 40, v की जगह v की वैल्यू रख लो 0.2, सिर्फ सॉल्व करना। तो सॉल्व करते समय ध्यान दीजिए यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर मतलब हर में कितना आ जाएगा 8, 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल, मींस हमारे पास P = आ गया 4 × 2, देन क्या होगा P = 8 और इसका बेटा मतलब क्या होगा हमारे पास, मैंने बताया था कैसे पढ़ा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देन हमारे पास जो आया है मैं रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कर रहा हूँ P = P × 2 हुआ, क्लियर। देन कितने बार किया 8 टाइम्स
ये कितना आ गया 8। इसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको यहाँ से रिपीट करके दोबारा कैलकुलेशन, जो ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को मैंने दोबारा यहाँ पर सॉल्व कर दिया है कि कैसे आपको करना है। क्लियर? वो अलग नहीं है, मैंने इसी कैलकुलेशन को यहाँ पे रिपीट करके आगे भी बताया है आपको दोबारा। क्लियर? क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक संवेग का भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं संवेग संरक्षण के नियम पर। पहले नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संवेग संरक्षण के नियम। जैसे मैंने लास्ट फॉर्मूला बताया था, लास्ट फॉर्मूले पर आप क्वेश्चन आ गए, मैंने सारे फॉर्मूले पे दो क्वेश्चन आपको बता दिए। अब टॉपिक भी ये आता है कि आपको ये करना कहाँ से है। तो आपको चैप्टर बुक होगी, बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पीडीएफ में आपको थ्योरी मिल जाएगी। कॉलेज की तरफ से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपने अभी वीडियो के अकॉर्डिंग कर आपने प्रैक्टिस रखने की होगी। आपको फेयर कॉपी पे करने के लिए सिलेबस आपको अकॉर्डिंग कॉलेज से जो नोट्स मिलेंगे उनसे आपको करने होंगे। सारे हेडिंग पे हेडिंग सारे क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। ठीक है, अब टॉपिक पे ये आते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो 2 किलोग्राम के एक पिंड से 20 ग्राम, कितना 20 ग्राम 20 ग्राम कितने ग्राम 20 ग्राम की एक गोली 150 मीटर पर सेकेंड क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। किसके लिए छोड़ी जाती है? पिस्टल के पीछे हटने का वेग परिकलन कीजिए। पिस्टल के पीछे हटने का परिकलन कीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक पिस्टल लेट कर लिया, हमारे पास एक पिस्टल, ये पिस्टल। अब पिस्टल के अंदर बुलेट, ये बुलेट है यहाँ पर, गोली अभी पिस्टल के अंदर हमको दे रखा है 2 किलोग्राम के एक पिस्टल, जो पिस्टल का है, मतलब पिस्टल का द्रव्यमान। ठीक है, तो मान लेते हैं पिस्टल का द्रव्यमान क्या हो गया हमारे पास m1। ठीक है, कितना गिवन है 2 kg। एनी फॉलो? इसके बाद हमें गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान कितना दिया है हमारे पास m2 है। कितना हो गया है, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। कितना दिया है 20 ग्राम। इसको किस में होना चाहिए m के s में। तो 20 ग्राम को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में चला जाएगा किलोग्राम से। तो जो m2 है वो हमारे पास आएगा क्लियर 0.2 kg। कितना आ जाएगा 0.2 kg। नाउ अब टॉपिक पे आते हैं कि आपको 0.02 kg। कितना आएगा 0.02 kg। एनी फॉलो? क्लियर? तो m1 और m2। इसके बाद गोली 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। ठीक है, तो मतलब बंदूक चलाने के बाद, मतलब पिस्टल से गोली छोड़ने के बाद जब बाद में देखोगे तो पिस्टल से छोड़ोगे। मैं डायग्राम के थ्रू बताने जा रहा हूं आपको। ये हमारे पास पिस्टल है, पिस्टल से आप गोली छोड़ दे रहे हो। तो जैसे ही गोली छोड़ दे रहे हो तो 2 कंडीशन होती है। एक तरीके से स्ट्राइक होता है, ये इधर भागता है और ये गोली। पिस्टल को चलाते हैं तो जैसे ही पिस्टल चलाते हो तो बुलेट आगे जाती है और पिस्टल पीछे की ओर। दोनों के पास क्या आता है वेग आता है, वो अंतिम वेग है। मीन्स ये हमारे पास कितने वेग से आती है अंतिम वेग कितना हो गया 150 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? गोली को आपने क्या लिया है m2, जिसका वेग कर लेंगे v। वैसे पिस्टल का पीछे की ओर वेग v1 कितना होगा, यही तो पूछा है कि जब गोली चला दोगे गोली आगे जाएगी। दिस इज ए गोली, बुलेट आगे जाती है तो पिस्टल पीछे क्या आ रही है, तो कितने वेग से आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन पर
अभी बंदूक नहीं चलाई गई है, पिस्टल को नहीं चलाया गया है, उस समय हमें पिस्टल को जो वेग था वो पिस्टल का वेग u1 क्या था 0 और बुलेट का जो वेग है u2 वो भी क्या होगा 0, क्योंकि दोनों भी विराम अवस्था में क्रांतीय वेग क्या हो गया 0। तो आप बताइए यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है, क्या हो रही है स्ट्राइक। तो मैंने आपको बताया था स्ट्राइक होने की कंडीशन में क्या होता है कि संवेग संरक्षण का नियम लगता है। तो पिस्टल चलने से पहले संवेग, पिस्टल चलने के बाद कुल संवेग। तो हम सॉल्व करते हैं। पिस्टल के चलने से पहले संवेग बराबर पिस्टल चलने के बाद का संवेग। जगह ना होने से लिखा है पिस्टल से चलने से पहले संवेग बराबर पिस्टल चलने के बाद कुल संवेग। पिस्टल चलने से पहले संवेग दोनों का निकालेंगे संवेग, तो कैसे होगा, पहला मैंने फॉर्मूला लिखा था m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2। जैसा कि आपने देख लिया है कि m1 है, v1 है, m2 है और v2 है। वैल्यू m1 कितना दिया है हमको वहां पर 2, u1 कितना दिया है हमको 0, हमने क्या रख दिया 0 प्लस m2 कितना गिवन है, m2 हमने सॉल्व किया है कितना है 0.02, u2 कितना है 0 बराबर m1 फिर आ गया m1 से फिर से देखिए 2kc into v1। तो बेटा v1 हमको फाइंड करना है, तो v1 के लिए क्या रखोगे v1 प्लस m2 कितना है कैसे 0.02, v2 कितना गिवन है हमको 1/5 एनी प्रॉब्लम। अब देखिए अब 2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे क्या आएगा 0, इसका भी 0 से करोगे तो क्या आएगा 0 बराबर, ये भी 0 हो गया, इसका भी 0 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 0 बराबर, ये 2 का v1 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2v1 प्लस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है 0.02 इंटू कितना है बेटा 150। अगर इसके नीचे देखा जाए सॉल्व करते हैं, पॉइंट रिमूव करोगे तो कितना आ जाएगा 100, क्लियर। अब 50 से डिवाइड कर लीजिए, 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 50 गुना 100, 25 से 3 बार करोगे 125। अब ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा 3, 0 0 ऐड करोगे तो कितना आ गया बेटा 0 बराबर 2v1 प्लस का 3 को उधर लेकर आते हैं तो क्या होगा माइनस का 3 इक्वल टू 2v1। चलिए इस लाइन को थोड़ा सा शॉर्ट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास, कितनी आ गई है माइनस का 3 इक्वल टू कितना है 2v1, क्लियर। यहाँ से v1 फाइंड करोगे तो माइनस का 3 बाई कितना होगा 2, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा v1 इक्वल टू माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया आपने देखा, माइनस ये तारा है साइन कि पिस्टल के पास ही वेलोसिटी आई, बट इसकी वेलोसिटी से क्या है अगेंस्ट, ये वेलोसिटी से सामने जा रही है और पिस्टल कहाँ की है पीछे, इसलिए यहाँ पर जो वेग आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव। अगर पिस्टल और बुलेट एक ही डायरेक्शन पे जा रही होती तो कैसा आता पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉइंट जो है कि बुलेट आपकी जब आगे आती है तो पिस्टल पीछे की ओर आती है, जिनकी डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर क्या शो करता है नेगेटिव आएगा। नेगेटिव यही बताता है कि वेलोसिटी कहाँ जा रही है पीछे की ओर। कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। अगर बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड जैसे सपोज है, दिस इज पिस्टल से मैंने शूट किया, जैसे ही आप शूट करते हो तो एक झटका लगता है पीछे की ओर रहता है ना, तो जब ये स्पीड से बुलेट निकलेगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी 150 मीटर पर सेकेंड, बट पिस्टल कितने वेग से जाएगी पीछे 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। नेगेटिव है तो मींस बुलेट इधर जा रही तो पिस्टल अपोजिट। नाउ